Hi guys, I am Ganesh Sinha. Good morning all of you. Today I am going to discuss about बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आज के सेशन में हम बात करेंगे बीआरएस के बारे में। बीआरएस क्या होता है? तो बीआरएस शॉर्ट फॉर्म है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। तो इसी को आज पढ़ेंगे। कंटेंट्स देखिए, रिपोर्टिंग केस इन द बैलेंस शीट, definition of BRS, the purpose of BRS, nature of the case book and the bank statement, reasons for difference between the case book and passbook, rules of debit and credit in BRS, steps in preparing BRS और illustration। आज इन्हीं चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। रिपोर्टिंग केस इन द बैलेंस शीट में देखिए, केस इन इज लिस्टेड फर्स्ट इन बैलेंस शीट। केस को फर्स्ट में बैलेंस शीट में लिस्ट किया जाता है। द टर्म लिक्विड एसेट्स, करेंट एसेट सेक्शन ऑफ बैलेंस शीट, पर्पस ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का क्या पर्पस है? देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे बीआरएस का डिफिनेशन। बीआरएस किसे कहते हैं? द डिफिनेशन ऑफ द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? तो कोई भी कंपनी अपना खाता में एक केस बुक प्रिपेयर करती है जो खुद उसको मेंटेन करती है, और बैंक जो पासबुक कस्टमर को देता है वो बैंक उसका ट्रांजैक्शन करता है, वहाँ पे बैंक उसे मेंटेन करता है। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो बिजनेस में मान लीजिए बहुत सारे ट्रांजैक्शन तो होता है, तो ट्रांजैक्शन में जितने भी ट्रांजैक्शन जो केस से रिलेटेड होता है वो केस बुक में अपना बुक में मेंटेन करते हैं, और बैंक में जो ट्रांजैक्शन होता है वो बैंक पासबुक में मेंटेन करता है। तो कभी केस बुक और पासबुक का जो अमाउंट हुआ वो डिफर कर जाता है, डिफरेंस हो जाता है। जैसे मान लीजिए अभी हम अपने यहाँ केस बुक बना रहे हैं, तो वहाँ पे हम देखें कि जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसमें 50,000 रुपया मेरे पहले से था, बट बहुत सारे ट्रांजैक्शन करने के बाद हमें पता चल रहा है कि 20,000 रुपया मेरा बचा हुआ है। 30,000 रुपया हम ट्रांजैक्शन कर चुके हैं, 30,000 रुपया खर्च कर चुके हैं। और वही ट्रांजैक्शन जब बैंक में गए तो बैंक में बता रहा है कि 10,000 रुपया बचा हुआ है, जो कि हम देखें 20,000 रुपया बचा था और बैंक में 10,000 रुपया वो बचा हुआ था। तो इस चीज़ को जानने के लिए, इसे फिर से पता लगाने के लिए कि क्या गड़बड़ी रह गया, जो मेरे पास 20,000 रुपया बचा है उसके पास जो है वो 10,000 रुपया बचा है। बताइए, इस तरह से यदि मेरे पास 20 है उसके पास 10 है, हम तो सोच रहे हैं कि मेरे पास 20,000 रुपया है, बट वहाँ पर देख रहे हैं कि नहीं, वहाँ तो 10,000 रुपया है। तो इस गड़बड़ी को पता लगाने के लिए एक स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है जिसे हम कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। उसमें क्या होता है कि क्या ट्रांजैक्शन छूटा है उसको वो बैंक फिर से रिकॉर्ड करती है, उसके बाद उस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन इज अ शेड्यूल एक्सप्लेनिंग एनी डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑन इन बैंक स्टेटमेंट एंड द बैलेंस ऑन इन केस स्टेटमेंट। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन का यही रोल है कि ये डिफरेंस देखता है कि कितना केस बुक में है और बैंक में कितना डिफरेंस है। यही चीज़ को मेंटेन करने के लिए जो नया स्टेटमेंट तैयार करते हैं उसी को बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। आई होप समझ आ गया होगा, फिर समझाते हैं। देखिए यहाँ पे द पर्पस ऑफ द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है? इट रिफ्लेक्ट्स एक्चुअल बैंक बैलेंस पोजीशन। ये क्या करता है कि बैंक बैलेंस का जो एक्चुअल पोजीशन है वो उसे बताता है। डिटेक्ट मिस्टेक इन केस बुक और पासबुक। ये केस बुक और पासबुक के मिस्टेक को फिर से रियलाइज करता है कि किसमें क्या मिस्टेक रह गया, किसमें कौन सा ट्रांजैक्शन छूट गया है। प्रिवेंट फ्रॉड्स इन रिकॉर्डिंग बैंकिंग ट्रांजैक्शन। इसमें बताता है कि कितना बैंकिंग ट्रांजैक्शन में क्या फ्रॉड है, क्या गलती रह गया है। एक्सप्लेन एनी डिले कलेक्शन ऑफ चेक्स। और ये एक्सप्लेन करता है कि कौन से चेक को कलेक्शन करने में देरी हुआ है। इट आइडेंटिफाइज वैलिड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड बॉन्ड पार्टीज बट नॉट बाय द अदर्स। ये
आइडेंटिफाई करता है कि कौन से ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो रिकॉर्ड किया गया है। आइडेंटिफाई मतलब किस पार्टी से ट्रांजैक्शन हुआ है, ये सब रिकॉर्ड करता है। देखिए अब है केसबुक और पासबुक, है ना, सॉरी केसबुक और बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पे व्हाट इज केसबुक एंड बैंक स्टेटमेंट, केसबुक क्या है और बैंक स्टेटमेंट क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए केसबुक, अ बुक इन विच रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू केस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स इन डिटेल्स इज कॉल्ड केसबुक। केसबुक क्या होता है, जितने भी सारे ट्रांजैक्शन जो रिलेटिंग रहते हैं केस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, या तो रिसिप्ट्स हो या तो पेमेंट हो, उस डिटेल्स को हम केसबुक कहते हैं, जो अपने यहाँ प्रिपेयर करते हैं। ये क्या लिखते कि लिखा हुआ प्रिपेयर्ड और मेंटेन्ड बाय कंपनी। जैसा कि हम बताएं कि कोई भी कंपनी हो, बिजनेस हो, वो अपने यहाँ ये मेंटेन करता है, ये बैंक में मेंटेन नहीं होता, ये केसबुक है, खुद के प्रिपेयर करता है। अब देखिए केसबुक के कितने प्रकार होते हैं, कितने काइंड्स हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, सिंपल मेंटेन बाय स्मॉल इंटरप्राइज, जो स्मॉल इंटरप्राइज मेंटेन करता है। अब देखिए केसबुक विथ डिस्काउंट, केसबुक डिस्काउंट के साथ भी होता है। नेक्स्ट है केसबुक विथ डिस्काउंटेड केस कॉलम, जो डिस्काउंटेड केस कॉलम के साथ ये केसबुक रहता है। पेटी केसबुक, 4 टाइप्स के केसबुक हैं। देखिए बैंक स्टेटमेंट क्या होता है, अभी हम केसबुक के बारे में बात की कि केसबुक क्या होता है, समझ गए होंगे। आगे बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट क्या है, इसका क्या रोल है। देखिए रिपोर्ट रिलीज्ड ऑन फिक्स्ड डेट एवरी मंथ बाय बैंक दैट लिस्टेड डिपॉजिट। देखिए ये क्या करता है, एवरी मंथ, जब मान लीजिए जनवरी है तो जब ट्रांजैक्शन जितने भी हुआ है पूरा मंथ का, वो लास्ट मंथ में वो रिपोर्ट देता है उसका कि आप इतना मंथ में, एक मंथ में इतना ट्रांजैक्शन किए हैं। तो वो फिक्स डेट पे, एवरी मंथ फिक्स डेट पे बताता है ट्रांजैक्शन के बारे में। विथड्रॉ चेक्स पेड इंटरेस्ट अर्न्ड एंड सर्विस चार्जेज और पेनाल्टीज इंक्लूड ऑन एन अकाउंट्स। इतने सारे कितना निकाले, कितना चेक पेमेंट किए, कितना इंटरेस्ट अर्न किए, कितना इंटरेस्ट कमाए, सर्विस चार्ज क्या है, कितना कटा आपका, ये सारे चीज, सारे आइटम्स का ये स्टेटमेंट बनाता है। इट शोज द cumulative effects of this transaction, the accounts balance up to the date of report was prepared। ये जो रहता है वो अकाउंट बैलेंस एक डेट पे रिपोर्ट किया डेट पे प्रिपेयर किया जाता है। देखिए अब यहाँ पे नेचर ऑफ द केसबुक एंड बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट और केसबुक का नेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो केसबुक कैसे प्रिपेयर करते हैं, केसबुक का फॉर्मेट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। डेबिट रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीज, केस में यदि इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट करते हैं और डिक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी बता चुके हैं। तो देखिए ये फॉर्मेट है केसबुक का। नेक्स्ट है द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट इज अ लायबिलिटी टू द बैंक देयरफॉर। देखिए यहाँ पे क्या है, बैंक स्टेटमेंट में देखिए रिप्रेजेंट्स डिक्रीज, जब डिक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे और जब इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे। यहाँ बैलेंस जो होता है यहाँ पे शो करते हैं। नेक्स्ट में देखिए, अब देखिए जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, क्योंकि केसबुक और पासबुक का अमाउंट जो है वो दोनों इक्वल नहीं होता है, शो नहीं करता है कि दोनों मैच नहीं होता है। तो उसका वजह होता है कुछ, तभी तो नहीं हो रहा है। उसका क्या वजह है, इसका वजह ये है कि केसबुक में जितने सारे ट्रांजैक्शन का मेंटेन किए, हो सकता है बैंक पासबुक में उसे अपडेट नहीं किया हो, उसके 2 दिन बाद किया हो। तो इस रीजन से क्या होता है कि हमारा अमाउंट में डिफरेंस आता है। तो इसलिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पर उसका रीजन क्या क्या है वो पढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ रीजन, तो रीजन क्या है, फर्स्ट पॉइंट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। अब हम चेक इशूड कर दिए, मान लीजिए मेरा एक कंपनी है तो हम कंपनी में क्या किए कि कोई भी सामान परचेज किए तो हम उसका चेक इशूड कर दिए, अपने केसबुक में शो कर रहे हैं कि हम इतना 4 लाख का परचेज किए तो 4 लाख में हम उसको
3 लाख रुपया पेड कर दिए, जाओ चेक दे दिए, बट कम उसको चेक दिए तो बैंक उसको क्लियर नहीं किया है। अब बैंक क्लियर करेगा तभी तो वहाँ पे मेरा डिडक्ट होगा कि 3 लाख रुपया डिडक्ट हुआ, 3 लाख रुपया हम पेड किए हैं। तो केसबुक में ये होता है कि हम 3 लाख रुपया पेड कर दिए हैं अपने पास, लेकिन बैंक उसको ट्रांजैक्शन नहीं किया हुआ है, तो बैंक 2 दिन बाद ट्रांजैक्शन करेगा। और यदि हम 2 दिन पहले जाके बैंक में अपना वेरीफाई कराते हैं पासबुक को, तब तो वहाँ मेंशन नहीं ना रहेगा कि हम 3 लाख रुपया डिडक्ट हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे कैशबुक और पासबुक का अमाउंट में डिफरेंसेस आता है, ठीक है। नेक्स्ट है चेक पेड इन बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। अब देखिए कभी होता है क्या कि चेक जो है वो पेड कर लेते बट बैंक क्रेडिट उसे नहीं किया है, बैंक उसे क्रेडिट नहीं किया, तो इसका भी यही रीज़न है जो अभी बताए, सेम ये भी कंडीशन है कि चेक तो पेड कर चुके हैं बट उसका बैंक अभी तक अपने पासबुक में उसे मेंटेन नहीं किया, क्योंकि 2 दिन 3 दिन के बाद बैंक में होता है ना, चेक तुरंत क्लियर नहीं होता है। तो उसके वजह से यहाँ पे दोनों में, बैंक में पासबुक में और कैशबुक में का अमाउंट में डिफरेंसेस होती है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एक्सेट्रा क्रेडिटेड बाय द बैंक। अब बैंक का जो ट्रांजैक्शन होता है वो इंटरेस्ट अलॉट करती है, डिविडेंड्स एक्सेट्रा, तो वो बैंक कितना इंटरेस्ट दे रही है वो बैंक तो दे दिया इंटरेस्ट, पासबुक में मेंटेन हो गया, लेकिन हमें पता नहीं है, हम अपना केसबुक में उसे नहीं ट्रांजैक्शन किए हैं, केसबुक में उसे मेंटेन नहीं किए हैं, तो पता चला कि नहीं मेरे पास पैसा कुछ था, अब देखें कि नहीं 20 रुपये इंटरेस्ट का भी पैसा वहाँ पे इंक्लूड हो गया। तो जब ये इस वजह से दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों एक समय पे एक पॉइंट जो होता है समय का, वो समय पे हम लोग दोनों एक बार में नहीं रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को, इसीलिए दोनों का बैलेंस जो होता है वो डिफरेंस करता है। देखिए नेक्स्ट है बैंक चार्जेस एक्सेट्रा डेबिटेड इन पासबुक। क्या होता है पासबुक में, क्या होता है कि अब बैंक का चार्ज जो होगा वो डेबिट कर लिया, वो काट लिया है, तो वो बैंक का पासबुक में उसका तो मेंशन किया होगा, बट मेरे पास केसबुक हम बना रहे हैं वहाँ पर हम उसको मेंटेन नहीं किए हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि दोनों अमाउंट में डिफरेंसेस आती है। देखिए नेक्स्ट है चेक क्रेडिटेड बट डिजॉनर्ड। अब चेक क्रेडिट कर दिया गया है लेकिन ये डिजॉनर्ड है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति मान लीजिए जैसे ये EMI पर लेके चला गया कि मंथली बेसिस पे इतना पैसा हम देंगे, कुछ सामान लेके चला गया, तो वो जब चला गया तो मंथली दे रहा है। अब कभी कभी क्या होता है कि वो मंथली पेमेंट नहीं करता, तो बैंक जो है वो मेरा से तो पैसा काटेगा ना, क्योंकि वो नहीं पेमेंट कर रहा है, तो हम मेरे थ्रू लिख गया तो मेरा से तो पैसा काटेगा ही, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। और कभी ऐसा होता है, देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई कस्टमर है तो कस्टमर बोल दिया कि हम आपके अकाउंट में इतना पैसा जमा कर देंगे, तो हम केस बुक में मेंटेन कर दिए कि 2 लाख रुपया हमें वो पेमेंट जमा कर देगा। अब क्या हुआ कि जो चेक हमें दिया वो, अब वहाँ पर उस कस्टमर के पास उसका चेक में बैंक में बैलेंस ही नहीं है, तो बैंक में बैलेंस नहीं है तो बैंक तो उसको नहीं लेगी, क्योंकि बैंक में बैलेंस रहेगा तभी तो वो ट्रांसफ़र कर सकता है। अब उसका बैंक में पैसा नहीं है तो ट्रांसफ़र कैसे करेगा? तो इस वजह से क्या होता है कि चेक डिजॉनर्ड हो जाता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय द ट्रेडर्स कस्टमर। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ट्रेडर्स में कस्टमर जो होता है वो बैंक को डायरेक्ट पैसा दे देता है। अब मालिक को पता भी नहीं है, बिजनेसमैन को पता नहीं है, अब पता रहेगा कि पैसा मिलने वाला है या तो आज मिलेगा, तब ना वो अपना अकाउंट में मेंटेन करेगा, अपना केसबुक में उसे मेंटेन करेगा। बट वो तो कंपनी को नहीं दे करके बैंक को दे दिया पैसा, तो जब बैंक को पैसा दे दिया तो बैंक अपना पासबुक में वहाँ पे ट्रांजैक्शन को मेंटेन करेगी कि इतना तारीख को ये मिला है, बट हम उसको मेंटेन नहीं किए केसबुक में, तो इस वजह से डिफरेंसेस आता है। नेक्स्ट है पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। यहाँ देखिए अब पेमेंट जो है वो बैंक कस्टमर को डायरेक्ट करती है, तो बैंक कस्टमर को किया, अब हमें पता नहीं है, अपना केसबुक में हम मेंटेन नहीं किए, तो उस वजह से भी दोनों में डिफरेंसेस आएगी। द बैंक माइट हैव मेड सम पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एंड डेबिटेड देयर द कस्टमर्स अकाउंट, बट द कस्टमर्स में नॉट हैव एंटर्ड द सेम इन हिज केसबुक। वो केसबुक में इसे नहीं मेंटेन करता है, तो फिर
पासबुक में उसका मेंटेन रहता है, इस वजह से यहाँ पे दोनों बैलेंस में डिफरेंस होता है। और डिजॉनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, अब यहाँ पे देखिए जिस तरह से अभी बताया कि कभी कभी जो पर्सन होता है वो चेक दे दिया, उसके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो समटाइम्स द कस्टमर डिस्काउंटेड ऑफ बिल एक्सचेंज बिफोर मैच्योरिटी ऑफ अर्जेंट केस इफ वन द डेट ऑफ मैच्योरिटी सच अ बिल डिजॉनर्ड द बैंक विल डेबिटेड द कस्टमर्स अकाउंट, द कस्टमर विल मेक this entry in his book only after getting information from the bank। कभी कभी क्या होता है, कोई कस्टमर जो है वो बिल दे देता है, तो बिल तो हम बैंक गए, अब बैंक में जाके बोले कि हमें ये बिल का जो अमाउंट है वो दे दीजिए, तो कस्टमर बैंक पैसा दे दिया, बट अब वो बिल में जितना भी अमाउंट होगा बैंक तो उस कस्टमर से लेगा। अब वो कस्टमर जो है वो पेमेंट नहीं कर रहा है, तो जब पेमेंट नहीं करेगा वो कस्टमर, तो बैंक तो मेरे से पैसा लेगा, तो मेरे अकाउंट से वो डिडक्ट कर लेगा, तो यहाँ पे इसके वजह से डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब डेबिट और क्रेडिट करने का रूल्स, सम इम्पोर्टेंस रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट इन बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में, मतलब इसमें क्या डेबिट होता है क्या क्रेडिट होता है, इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए इधर देखिए, एसेट्स जब इंक्रीज करेगा तो डेबिट होगा, और एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और लायबिलिटीज इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, इनकम इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, कैपिटल इंक्रीज होगा तो कैपिटल होगा। अब इधर देखिए डिक्रीज में क्या है, एसेट्स जब डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा, एसेट्स एक्सपेंसेस जब डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट होगा, लायबिलिटीज डिक्रीज करेगा तो डेबिट होगा, इनकम डिक्रीज करेगा तो डेबिट होगा, और कैपिटल डिक्रीज करेगा तो डेबिट होगा। तो जो उधर क्रेडिट हो रहा था, जब लायबिलिटीज इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट होगा, और जब लायबिलिटीज डिक्रीज कर रहा है तो डेबिट होगा, जस्ट अपोजिट है। देखिए यहाँ पे ये डेबिट और क्रेडिट कैसे करेंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू हो गया है बट प्रेजेंटेड नहीं किया गया है, तो ये क्या होगा, डेबिट होगा। चेक ड्राउन बट नॉट इन चेस्ट, ये भी डेबिट होगा। चेक पेड फॉर पेमेंट बट नॉट क्लियर, डेबिट होगा। चेक इशूड रिटर्न बाय द बैंक ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, ये भी डेबिट होगा। और क्रेडिट का देखिए अनक्रेडिटेड चेक, यहाँ पे क्या है, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, इसे क्रेडिट करेंगे। और चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर्ड बाय द बैंक, इसे भी क्रेडिट करेंगे। चेक सेंट टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, इसे भी क्रेडिट करेंगे। और थर्ड में ऑल टाइप्स ऑफ इनकम, क्रेडिट मेमो, मोमेरेंडम, इनकम गिवन बाय द बैंक, इनकम कलेक्टेड बाय द बैंक, जितने भी इनकम होता है जो कलेक्ट बैंक करता है, ऑल टाइप्स ऑफ इनकम, जितने भी टाइप्स के इनकम होता है वो सारे चीज़ों को डेबिट किया जाता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते समय। इसे नोट कर लें क्योंकि ये वीवीआई है, आप पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ये समय एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यही सब चीज़ आइटम को याद रखना है ताकि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे नोट कर लीजिए, डेबिट क्रेडिट क्या होगा क्या नहीं होगा, सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अब क्या है, इन बैंक स्टेटमेंट में ऐड करते हैं किसको, डिपॉजिट इन ट्रांजिस्ट, जितने भी ट्रांजिस्ट जो डिपॉजिट किया गया है उसे हम ऐड करेंगे। और बैंक एरर, बैंक का जो कोई गलती होगा, मान लीजिए कोई बैंक में यदि मेरा जो ट्रांजैक्शन हुआ वो नहीं उसे रिकॉर्ड किया है तो वहाँ ऐड होगा कि हाँ इसे रिकॉर्ड करना चाहिए। और रॉन्गली रिकॉर्डेड चेक, जो चेक में गलती से रिकॉर्ड किया जाता है वो सारे चीज़ वहाँ पे ऐड होगा। और लेस में देखिए आउटस्टैंडिंग चेक, जो आउटस्टैंडिंग चेक है उसे लेस किया जाएगा। अनप्रेजेंटेड चेक, जो चेक प्रेजेंटेड नहीं किया गया होगा, अनपेड चेक, उसे हम लेस करेंगे। इन केसबुक, अब केसबुक में क्या ऐड करेंगे क्या लेस करेंगे, यहाँ देखिए दिया हुआ है। इंटरेस्ट अर्न्ड ऐड किया जाएगा, प्लस किया जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव, इसे भी प्लस किया जाएगा। नोट्स रिसीवेबल, इसे भी
प्लस किया जाएगा। रिकॉर्डिंग एरर, कोई गलती हुआ होगा एरर रिकॉर्डिंग करते समय, उसे भी ऐड किया जाएगा। लेस में देखिए यहाँ पे एनएस चेक्स, सर्विस चार्जेज, इंटरेस्ट अलाउड, ये सारे चीज़ को यहाँ इसे लेस किया जाएगा। देखिए स्टेप ऑफ बीआरएस, बीआरएस का क्या स्टेप है, तो चेक द बैंक स्टेटमेंट एंड द केस बुक टू सी द आइटम्स विच हैव बीन ओमिटेड। यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट को चेक करना होता है कि केस बुक में कौन से आइटम को ओमिटेड किया गया, मतलब कौन से आइटम को छोड़ा गया है। अरेंज द पेड चेक इन सीक्वेंस बाय सीरियल नंबर एंड कंपेयर ईच चेक विथ कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री इन द चेक रजिस्टर। अब यहाँ इसे सीरियल नंबर में इसे अरेंज करते हैं और पता लगाते हैं, कंपेयर करते हैं कि इसका प्रत्येक एंट्री जो है वो चेक में रजिस्टर किया गया है या नहीं किया गया है। थर्ड पॉइंट है एड बैलेंस टू द डिपॉजिटर्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्रेडिट मेमोरेंडा इशूड बाय द बैंक। यहाँ पे क्या है, जो बैलेंस ऐड करता है डिपॉजिटर के अकाउंट में, जो जमा करता है उसके अकाउंट में, तो वो इशूड करता है बैंक, उसे क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट है डिडक्ट फ्रॉम द बैलेंस पर द डिपॉजिटर रिकॉर्ड विच हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय द डिपॉजिटर। अब यहाँ डिपॉजिटर जो उसे रिकॉर्ड नहीं किया है उस बैलेंस को डिडक्ट करता है, बैलेंस को डिडक्ट करता है मतलब उसे माइनस करता है। अब मेक अप्रोप्रिएट एडिशन और डिडक्शन टू करेक्ट एरर, जो गलती हुआ है उसे सही करना है, और उसे मान लीजिए ट्रांजैक्शन में कुछ गलती हुआ है, उसमें यदि एडिशन करने का होगा तो एडिशन करेगा, और डिडक्शन करने का होगा तो वो डिडक्शन करेगा। वो अकॉर्डिंग टू एरर, मतलब किस हिसाब से गलती हुआ, ये गलती सही है कि नहीं है। तो इसके इतने सारे स्टेप होते हैं बीआरएस के। अब देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। अब एग्जांपल को हम अभी देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सब एग्जांपल बनाएंगे, प्रॉब्लम जितने भी हैं बीआरएस का सब बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मेट जो होता है वो फॉर्मेट इस तरह बना होता है, पर्टिकुलर प्लस माइनस, जैसा कि अभी हम बता रहे थे प्लस किसे करेंगे माइनस किसे करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द कॉज फॉर द डिफरेंस बिटवीन। अभी हम बताया कि बीआरएस को क्यों प्रिपेयर किया जाता है, तो इसका कुछ कारण है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में आपको एक बताना है। आप इसे पॉज करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। देखिए ऑप्शन ये है द बैलेंस एज पर केस कॉलम ऑफ केसबुक एंड पासबुक। बी ऑप्शन है द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ केसबुक एंड पासबुक। और सी ऑप्शन है द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ केसबुक एंड बैलेंस एज पर केस कॉलम और पासबुक ऑफ केसबुक। यहाँ पर हम अभी पहले बताए कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर क्यों किया जाता है, क्योंकि देखा जाता है कि केस बैलेंस और बैंक बैलेंस जो है वो दोनों में डिफरेंस हो जाता है। अब वही चीज़ को, गड़बड़ी को सुधारने के लिए कि क्या गड़बड़ी रह गया उसे पता लगाने के लिए फिर से जो स्टेटमेंट तैयार करते हैं उसे हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि कौन से ऑप्शंस आपके आंसर होंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम। जो बैंक कॉलम में बैलेंस होता है वो चेक करता है केसबुक और पासबुक का, दोनों को चेक करता है कि किस में ट्रांजैक्शन में कमी रह गया, कौन ट्रांजैक्शन छूट गया है, उसके बाद उसे एडजस्ट करता है, स्टेटमेंट बनाता है, उसे हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन 2 है, इसे आप लोग बनाइए, इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट है थर्ड, अंडर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट वाइल। अब देखिए लिखा हुआ है कि ऑल द एरर्स एंड ओमिशंस इन द केसबुक आर टेकन इनटू कंसीडरेशन। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ऑल द एरर्स एंड ओमिशन इन पासबुक आर टेकन इनटू कंसीडरेशन। अब यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव, यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कब प्रिपेयर करते हैं, तो केसबुक में क्या गलती रह गया, क्या ट्रांजैक्शन छूट गया है, उसे मैच करने के लिए हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, वाइल प्रिपेयरिंग BRS स्टार्टिंग विथ ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ केस बुक, अ चेक ऑफ 5500 डिपॉजिटेड इन बैंक एंड ड्यूली क्रेडिटेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्ड इन केस बुक। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा। अब देखिए 5500 रुपया बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। अब बैंक में डिपॉजिट कर दिए, बट हम अपना केस बुक में उसे कुछ नहीं किए, केस बुक में उसका ट्रांजैक्शन जो हुआ है बैंक में पासबुक में, उसे केस बुक में मेंटेन नहीं किए हैं। तो केस बुक में क्या किया जाएगा इस 5500 को। तब यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में क्या हुआ, 5500 विल बी एडेड, 5500 विल बी सब्सट्रैक्टेड, 11000 विल बी एडेड, 11000 विल बी सब्सट्रैक्टेड। मतलब क्या इसमें से 5500 रुपया केस बुक में ऐड किया जाएगा कि 5500 रुपया लेस किया जाएगा। अब देखिए मेरे पास केस में था 5500 रुपया, उसको हम बैंक में जाके जमा कर रहे हैं, तब बैंक में जमा कर रहे हैं तो मेरा केस में तो पैसा खत्म हो जाएगा ना, तो केस में पैसा तो नहीं रहेगा। तो वहाँ केस में जितना भी पैसा था उसमें 5500 लेस करना होगा, क्योंकि ये पैसा हम बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिए, जमा कर दिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना ही एग्जाम्पल लेते हैं। अब नेक्स्ट का वीडियो में इसका प्रॉब्लम जितने सारे हैं उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय। यदि मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लें।